Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 7, that is conservation of plants and animals. Okay, so what do we mean by the word conservation? Conservation का मतलब होता है बचा कर रखना या संभाल कर रखना, right? So, in this chapter, we are going to study about how we can conserve the plants and animals in our nature, right? हम कैसे animals और plants को संभाल कर रख सकते हैं, that we are going to see in this chapter. Okay, so we saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some other had heard about Kaziranga National Park, Lokchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve, and Tiger Reserve, etc. Right? So, in this paragraph, a brief knowledge is given to you about some of the terms that are national park. Okay, so what do we mean by national park, wildlife sanctuary, biosphere reserves, tiger reserve? ये सब बेसिकली कुछ वेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को, या हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, वेजिटेशन को कंजर्व करके रख सकते हैं. ओके, so what are these and what are the differences between all these, that all we are going to study in this chapter. Okay, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, और उसमें हम कैसे वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को कंजर्व करके रख सकते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी नाउ इन दिस चैप्टर. ओके, सो what is the purpose of making national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve? क्या ज़रूरत पड़ी हमको नेशनल पार्क्स बनाने की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाने की और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने की, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक of this chapter, that is deforestation and its causes. What do we mean by the word deforestation and what are the main causes behind deforestation, that all are we are going to see. ओके, सो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, राइट? वी ऑल नो दिस. फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना. इसका मतलब द कटिंग ऑफ ट्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट इज़ कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पर ट्रीज़ की कटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है एंड उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन के रीजंस क्या क्या हैं, उनके पीछे के कारण क्या क्या हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस पैराग्राफ. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. आपको पता है अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना? वी हैव अ ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल ऑन द अर्थ. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड. और वो सब ज़रूरी हैं मैनकाइंड के लिए, मतलब हमारे लिए सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स, सारा इकोसिस्टम, सब कुछ बैलेंस्ड रहे, ये बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर हमारे इकोसिस्टम में से कोई भी लेवल खाली हो जाता है, कोई भी लेवल अगर एक्सटिंग्विश हो जाता है, तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव इन दैट एटमॉस्फेयर, राइट? टुडे a major threat to survival of these organisms is deforestation. और आज की डेट में जो सबसे बड़ा हमारे लिए मेजर थ्रेट है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन. ओके, हाँ, वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जो फॉरेस्ट के जो एरिया है वहाँ से अगर हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं
और उस लैंड को किसी दूसरे पर्पस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन हो गए, रोड्स बनाने के लिए या और किसी अदर पर्पस से, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, किसी भी और रीज़न से अगर हम उस लैंड को यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, कटिंग ऑफ ट्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below। और ये ट्रीज़ की कटिंग क्यों की जाती है, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ऑब्वियसली ट्रीज़ को कट करके वहाँ पे कॉलोनीज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, फैक्ट्रीज़, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया डिफॉरेस्टेशन का, कि फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर उस लैंड को किसी दूसरे पर्पस में यूज़ किया जाता है। देन बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़, ऑब्वियसली उस लैंड को हाउस बनाने में, फैक्ट्रीज़ बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। फिर देन मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। आपको पता है जो फर्नीचर्स होते हैं वो वुड की बनाए जाते हैं, राइट। तो उन ट्रीज़ को कट करके हम उस वुड को एज अ फर्नीचर यूज़ किया जाता है या एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न जिसके कारण जो ट्रीज़ है उनकी कटाई होती है। Some natural causes of deforestation are forest fire and severe droughts, right। एक और रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का, आपको पता है फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती हैं, है ना। जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है नेचुरली तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर्स। तो फॉरेस्ट फायर भी एक रीज़न है जिसके कारण ऑटोमेटिकली जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मीन्स सूखा पड़ना। अगर ट्रीज़ को इनफ अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा तो वो ऑब्वियसली वैसे ही सूख जाएंगे और दे विल डाई, राइट। तो ड्रॉट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कुछ रीजंस तो कुछ रीजंस जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब ह्यूमन के कारण फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होता है, और कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं। कुछ रीजंस नेचुरल होते हैं, एंड व्हाट आर दोज रीजंस, फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट्स, राइट। या हम कह सकते हैं कोई भी नेचुरल कैलेमिटी। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। तो डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं वो समझते हैं, ओके। पहेली एंड बूझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth। आपको पता है जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, राइट। जो ट्रीज़ होते हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, राइट। इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और ट्रीज़ जो हैं वो टेम्परेचर को कम करते हैं, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर ट्री नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर ट्रीज़ कट हुए या डिफॉरेस्टेशन इसी लेवल पर होता रहा तो जो पॉल्यूशन लेवल है अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। सो द पॉल्यूशन लेवल विल इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहा तो, ओके। देन इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली द थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। आपको पता है जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है ना, मतलब जो वाटर स्टोर्ड होता है अंडर वाटर, अंडर ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर लेवल। तो ग्राउंड वाटर लेवल का भी जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब हमको पानी की कमी भी हो सकती है। They know that deforestation disturbs the balance in the nature।
और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, जो पूरा नेचर है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। मतलब जो एक एक नेचर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will decrease. अगर ट्रीज की कटिंग इसी तरह से होती रही तो जो रेनफॉल है वो रेनफॉल रुक जाएगा, है ना। मतलब जो रेनफॉल नहीं होगा, है ना, बिकॉज यू नो दैट ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ जो हैं वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। मतलब अगर ट्रीज़ ज़्यादा होंगे तो रेनफॉल अच्छा होता है, और अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होता है ना। और जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज़ हो जाएगी तो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स इजीली वहाँ पर नहीं उग पाएंगे। सो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन के बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है डिफॉरेस्टेशन के कारण, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द deforestation. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. जो ट्रीज होते हैं वो वाटर लेवल को भी बैलेंस करने का काम करते हैं, राइट। तो जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन के कारण ट्रीज कम हो गए तो जो वाटर लेवल है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ड्रॉट और फ्लड होने के चांसेस हैं। फ्लड मीन्स बाढ़ आना, और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, राइट। सो अगर वाटर अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहा तो डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहा तो वाटर लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा, और जब वाटर लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा तो उस केस में फ्लड्स और ड्रॉट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। और अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और जब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इससे क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, मतलब पकड़ कर रखता है, और हीट को रिलीज़ नहीं होने देता है। और जब वो हीट को रिलीज़ नहीं होने देगा तो हीट हमारी अर्थ सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगी और अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, जिससे वो हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ अर्थ पर तो उससे क्या होगा, फर्स्ट वन, इट विल डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ अर्थ का तो हमारा वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो वाटर लेवल, जो वाटर साइकिल है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। एंड में रिड्यूस रेनफॉल, और जिसके कारण क्या होगा, रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाएगी, और जिसके कारण ड्रॉट की कंडीशन भी आ सकती है, मतलब सूखा भी पड़ सकता है, राइट। तो एक डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लड्स भी हो सकते हैं, ड्रॉट्स भी हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। इसका मतलब ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर life, right? Deforestation is a major cause which leads to change in soil properties. Okay? और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आ सकते हैं।
मतलब आप अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की वो भी अफेक्ट होती हैं प्लांटेशन और वेजिटेशन से. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. आपको पता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, है ना. इसका मतलब जो सॉइल की क्वालिटी का लॉस होता है या जो सॉइल का लॉस होता है इरोजन के कारण, उसको भी कौन रोकता है, ट्रीज़. कैसे, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपने आप में टाइटली बाइंड करके रखती हैं, राइट. और जब सॉइल टाइटली बाइंड रहेगा ट्रीज़ की रूट्स में तो इजीली सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा. हेंस जो ट्रीज़ हैं वो सॉइल के इरोजन को भी रोकते हैं. फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. और जब ट्रीज़, नंबर ऑफ ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. और जब ऊपर की लेयर वहाँ से हटती जाएगी तो कहीं ना कहीं जो नीचे वाली जो हाई क्वालिटी सॉइल है वो भी एक्सपोज होती जाएगी और धीरे धीरे उसकी भी फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, राइट. दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल, राइट. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. और धीरे धीरे ऐसा करने से क्या होगा, जो एक अच्छी खासी फर्टाइल लैंड है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. मतलब जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे करके डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन. मतलब एक फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. ओके. So desertification is also one of the cause of deforestation, right. Deforestation also leads to a decrease in water holding capacity of the soil. आपको पता है जो सॉइल होता है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, राइट. तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो अफेक्ट होगी. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड. और सॉइल से जो वाटर है वो अंडरग्राउंड जाता है, राइट. सॉइल की हेल्प से जो वाटर है वो अंडरग्राउंड जाता है और वो ग्राउंड वाटर को हम फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं. तो जब तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी कम हो जाएगी, राइट. सो देयर आर फ्लड्स. और जिसके कारण क्या हो सकता है, फ्लड आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रियल कंटेंट, टेक्सचर्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. और सॉइल की अदर क्वालिटीज़ जैसे कि कंटेंट हो, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो गया, मतलब सॉइल के न्यूट्रिशंस कम हो जाएंगे, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा. ये भी कुछ रीजंस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के. ओके, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th that we get many products from forest. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ट्रीज से, राइट. लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स. विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज. ऑब्वियसली ट्रीज से हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको अगर हमने ट्रीज़ इसी तरह से रेकलेसली कटिंग करते रहे तो क्या होगा, हमको वो ट्रीज चीज़ों की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गम एज अ फ्यूल, हनी, सॉरी हनी नहीं, गम, है ना. so all these things we get with from the trees, and the most important thing for our survival we get oxygen from the trees. अगर डिफॉरेस्टेशन इसी लेवल पर होता रहा तो हमको इन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन.
दैट अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहा तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, ड्रॉट आ सकता है, फ्लड आ सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है. सो ऑल दीज आर द वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके. Now, our next topic is conservation of forest and wildlife, right? That is जो हमारे चैप्टर का नाम है basically that topic. The conservation of forest and wildlife means how we can conserve our forest. ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन के इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, राइट. इसका मतलब हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना है. इसका मतलब हमको हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व करने की ज़रूरत है. कंज़र्व करना मीन्स उनको प्रिजर्व करके रखना, उनको संभाल कर बचा कर रखना. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड. ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. Paheli and Bujo are two students, है ना? They are two children. They go to their professor and they ask their professor that how we can conserve the forest and wildlife. So, Professor Ahmed organized a visit to a biosphere reserve. प्रोफेसर अहमद जो हैं उन्होंने एक विज़िट प्लान की टू अ बायोस्फीयर रिजर्व. वो पहेली और पूछो को एक बायोस्फीयर रिजर्व में लेकर गए फॉर पहेली एंड बूझो एंड देयर क्लासमेट्स. ही सिलेक्टेड अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और वो कहाँ गए? पंचमढ़ी के बायोस्फीयर रिजर्व में गए. He know that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalaya peaks. और पंचमढ़ी में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वो कौन से एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं? जो कि हिमालय की पीक पर मिलते हैं, राइट. हिमालय माउंटेन की पीक पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं दैट आर फाउंड इन द बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, and to those belonging to the lower western Ghats. So lower western Ghats और upper Himalaya peak में जो animals और जो वाइल्ड लाइफ मिलती है that we can see in the Panchmani Biosphere Reserve. Professor Ahmed believes that the biosphere found here is unique. और यहाँ पर जो बायोस्फीयर मिलता है वो कैसा है? बहुत यूनिक है ना, जो हम इजीली नहीं देख सकते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. और उन्होंने माधव जी जो कि उस फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो स्टूडेंट्स को, वो चिल्ड्रन को गाइड करें उस बायोस्फीयर रिजर्व में. मतलब वो सारी चीज़ें उनको बताएं कि क्या क्या वेजिटेशन है, क्या क्या वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर. दैट ऑल दे हैव आस्क्ड. ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ नेशनल हेरिटेज, राइट. और जो माधव जी हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी लैंड को कंज़र्व करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसी लैंड? जिसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या? ऐसी लैंड जहाँ पर हमको बहुत स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मिलती है. जब हम ऐसी लैंड को कंज़र्व करके या प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. He explained that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. और इस तरह की जब चीज़ों को हम कंजर्व करके रखते हैं तो वो हमारे नेशन के हेरिटेज को भी बढ़ाता है, राइट. Biosphere is that part of the earth in which living organism exist or which supports life. Biosphere हमारी अर्थ का वो पार्ट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो अपनी लाइफ को जीते हैं, राइट. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ और डाइवर्सिटी रेफर टू
Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organism existing on the earth. आपको पता है अर्थ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन आपको अर्थ पर मिलता है, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट. सो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर इज बायोडाइवर्सिटी इज़ बेसिकली हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो कि रहते हैं, और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, राइट? ऑब्वियसली वी नो दैट ऑल द एनिमल्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर लाइफ, राइट? और वो सब ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे भी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ के लिए, राइट? माधव जी explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. माधव जी ने उनको बच्चों को एक्सप्लेन किया कि ना सिर्फ हम लोग हमारे एफ़र्ट्स लगाते हैं या हमारा समाज इस टूवर्ड एफ़र्ट्स लगा रहा है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, राइट? वाइल्ड लाइफ हमारी गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है अपने लेवल पर. द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम. जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अपने लेवल पर कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ मेथड्स, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. और हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट? ये सब क्या है? ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, मतलब यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पर सिर्फ जो एनिमल्स और वेजिटेशन है केवल वो ही रह सकता है. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए वहाँ पर जाना और उन लोगों को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं रहता. इट इज़ द प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड फॉर द वाइल्ड लाइफ ओनली. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना. ओके, फ्लोरा एंड फोना का मतलब वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सो टू प्रोटेक्ट अवर फोना एंड फ्लोरा of their habitat, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. Okay, सो हमारे फोना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, फोना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या? हमारी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं, जिनको हमने क्या बोला है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट? हैव बीन earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. Prohibited मतलब strictly किसी चीज़ की मनाही होना, है ना? किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन होना, स्ट्रिक्टली उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेड. तो ये जो एरियाज़ होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स, यहाँ पर प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं आप, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है, फेलिंग ट्रीज़, हंटिंग, पोचिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं, राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेंचुरी? एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम आर एंड देयर नेचुरल एंड देयर हैबिटेट. सेंचुरीज़ ऐसे एरिया जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं और उन एनिमल्स को हम बाहर से ह्यूमन इंटरवेंशन या किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है एनिमल्स को और उनके हैबिटेट को, ऐसे एरियाज़ को हम बोलते हैं सेंचुरी, राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल पार्क्स?
नेशनल पार्क का मतलब एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क मतलब ऐसा एरिया जो कि रिजर्व्ड होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, ताकि वो अपने हैबिटेट में रह सकें और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। ओके, जब कोई biosphere, what do we mean by biosphere reserves? Large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. Biosphere reserves क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे एरिया जहाँ पर कि लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, एक बड़ा सा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड होता है किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल रिसोर्सेज के लिए और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। और उस एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं, जो ट्राइब पीपल रहते हैं, उन लोगों के लिए जो कंजर्व्ड एरिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, राइट? सो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का आपको यहाँ पर मैप दे रखा है, यू कैन सी इट। ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्लोरा एंड फौना? ओके, फ्लोरा और फौना का क्या मतलब होता है? वी विल सी दैट एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see all teak trees and animals inside the forest. Suddenly Paheli finds a rabbit and want to catch it. She start running after it. Professor Ahmed stops her. He explains the animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhavji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in the particular area are termed as flora and fauna of that area. What do we mean by flora and fauna? बेसिकली फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फौना मीन्स द एनिमल्स, ठीक है? जब कोई पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं तो उसको हम वहाँ का फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, राइट? मतलब पर्टिकुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज फ्लोरा और फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. So when the students visited the biosphere reserve, they appreciated the green wealth of the forest, है ना? वहाँ का जो green wealth का मतलब क्या? जो trees थे, plants थे, vegetation था, वहाँ का जो vegetation था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत impressive था, right? और वहाँ पर पहेली को एक रैबिट दिखता है. रैबिट इज़, यू ऑल नो, खरगोश. और वो उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है. तब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खुद के इन्वायरमेंट में, अपने खुद के हैबिटेट में कंफर्टेबल और हैप्पी होते हैं. हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट? दे आर हैप्पी इन देयर ओन एटमॉस्फेयर, दे आर हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट एंड दे आर कंफर्टेबल देयर. वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स, हाँ, जो जो पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना, राइट? साल, teak, mango, jamun, silver fern, arjun, etc. are the flora, and chinkara, blue bull, barking deer, cheetah leopard, wild dog, wolf, etc. are the example of the fauna of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व. यहाँ पर हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो वहाँ का जो पॉपुलर फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब क्या? वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज़. तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व में जो फ्लोरा है उसमें कौन कौन से प्लांट और ट्रीज़ पाए जाते हैं? साल, टीक,
मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एट्सेट्रा, राइट। तो ये जो है ये सब पॉपुलर फ्लोरा हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। और चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सब एग्जाम्पल हैं वहाँ के फौना के। फौना मीन्स एनिमल्स, राइट। सो इन दिस वे वी कैन सी किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, और किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, in this diagram you can see the popular fauna and flora of that particular of the Panchmani area. Okay, so that's all for today's class, students. In our next class we will study the further topics. Thank you.